नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा 7 से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि एक शिक्षक बदलना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि उसके जितने भी साथी समूह के हैं उनकी प्रवृत्ति को बदलनी होगी। इससे क्या होगा? विद्यार्थी की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यानी बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। यानी जो कुछ भी बालक सीखता है मैक्सिमम चीजें वो संगत से ही सीखता है। अतः यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्तियों में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बालक पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? यानी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा? शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको रोचक और व्यवहारजनक बनाना। यानी कक्षा कक्ष का वातावरण यदि शांत हो तथा कक्षा कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को अत्यधिक रोचक और उसे व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे कक्षा के विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। और अतः यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा प्रभावशाली उपाय होगा। यानी शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना ही सबसे अच्छा प्रभावशाली उपाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? यह ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है नहीं मिलती है, यानी किसी एक विधि से जिससे अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो शिशु के अधिगम को सहायता किससे नहीं मिलती है? स्कूल का बस्ता। बाकी अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार, इनसे शिशु के अधिगम में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम एक यानी सीखना एक क्रिया है जिससे क्या है? व्यवहार में जो बिहेवियर में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, यानी अधिगम को तीव्र करने के लिए अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं। सहायक की भूमिका अधिगम में कौन कौन निभाते हैं? अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, ये सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। यानी जो स्कूल का बस्ता होता है शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। तो यहां पे नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? यानी अधिगम की क्षमता जो है किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण। तो अधिगम की क्षमता आनुवांशिकता से भी प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है, प्रशिक्षण से प्रभावित होती है, जबकि राष्ट्रीयता से यह प्रभावित नहीं होती है। वहां पे पूछा गया नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट आनुवांशिकता, सेकंड वातावरण,
थर्ड, प्रशिक्षण, एक, समायोजन की क्षमता। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। यानी सीखे हुए ज्ञान, विषय व कौशल को अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या चिंता। तो इसको बोला जाता है सीखने का स्थानांतरण। इसको क्या बोलेंगे? सीखने का स्थानांतरण। तो सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, एक होता है शून्य स्थानांतरण। यानी अगर स्थानांतरण पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं तीन प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, यानी कोई वक्र रेखा जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, यानी सीखने की स्टार्टिंग जो स्टेज होती है वो तीव्र गति से होती है, बहुत स्पीड में होती है, और बाद में वो धीरे धीरे क्या होती है? मंद हो जाती। तो ये किस वक्र के अंतर्गत आएगा? उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर या मिश्रित वक्र रेखा। तो उन्नतोदर को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स कर्व, नतोदर को बोलते हैं कॉनकेव कर्व, और मिश्रित वक्र रेखा को बोलते हैं कॉम्बिनेशन कर्व लाइन। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? उन्नतोदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सीखने की तीव्र गति लिखा हुआ है तो ये उन्नतोदर, और बाद में जो कम हो जाती है इससे रिलेट करता है उन्नतोदर वक्र। ये इस तरीके का बनता है, पहले तीव्र गति से जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मंद होता जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यानी सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं लगा हुआ है। इससे आंसर देखते हैं क्या होगा। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। उसे दंडित करना चाहिए, जहां पे मिल जाए दंडित करना, निगेटिव पूछा गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे दंडित करना चाहिए, यानी इसके सीखने के पठार के निराकरण में ये उपयुक्त नहीं होगा, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी राइट है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। सीखने के पठार का अर्थ है सीखने में अवनति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता है या थक जाता है तो अधिगम में एक पठार बन जाता है, यानी पठार आ जाता है। अधिगम के पठार के निराकरण के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरित, प्रोत्साहित करना, अधिगम की अच्छी विधि का प्रयोग करना, अधिगम में पठार के कारणों का अध्ययन करना चाहिए, किंतु कभी भी सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, उसको दंडित नहीं करना है छात्र को। ये एनसीएफ 2005 में भी वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? यानी जो सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया है वह निम्न में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके अंतर्गत रिलेट करेगा? ये रिलेट करता है निगमनात्मक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। निगमनात्मक तर्क जो होता है इसमें किससे किस ओर चलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। जो निगमनात्मक होता है नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, ये पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट्स में, यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है या चिंतन है? तो ये क्या है? सीखना है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। अगर पूछा जाए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है
ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है गेट्स महोदय का स्टेटमेंट। ये भी पूछा जाता है कि गेट्स ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट्स के। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, या अभिप्रेरणा, समायोजन, चिंतन। तो ये क्या होगा? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? गेट्स महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, यानी जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, यानी अध्यापक के व्यवहार में जो मूल स्थापन होता है, ये मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है। जो हमारा समाज है वो कैसा है? सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं, जिसमें से सर्वोत्तम विधि मुख्य हैं, वो बता देते हैं आपको। महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन। तो सीखने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। तो सीखने का सबसे अच्छा उपयुक्त अर्थ क्या होगा? व्यवहार में परिमार्जन। अधिगम सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, यानी शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? तो ये सभी विधि जो हैं शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि हैं। तो शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 6 वर्ष तक। 0 से 5 से 6 वर्ष तक, ये 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल्स में अपनाई जाती है। जो वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, उसमें ये पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना है, यानी सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सीखना से रिलेट करते हैं। तो अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? अधिगम, यानी सीखना जो जीवन पर्यंत चलता रहता है सतत रूप से, जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है, यानी मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। बस ये होता, सीखने की जो गति होती है उसमें कभी तीव्र होता है तो कभी मंद होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु ये चलती कब तक है? सीखना प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक। इसमें 2 महत्वपूर्ण तत्व निहित होते हैं, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर,
इसके कौन प्रतिपादक हैं? स्पीयरमैन। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अधिगम स्थानांक के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के, ये कहाँ से रिलेट करते हैं स्पीयरमैन? ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं, स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बनी है। सामान्य योग्यता कारक जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक जिसको बोलते हैं एस फैक्टर। आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है तथा जहां तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वह हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार की होती है। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है। अगर ये पूछ लिया जाए अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्पीयरमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, यानी उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। यानी ये किसके अंतर्गत आता है? आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। ये थे आज के कुछ 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा लिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये शुरू हुई 2004 में। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुले हुए हैं 6 to 8 तक क्लास के लिए, उनकी शुरुआत हुई 2004 में। एमडीएम की सबसे पहले शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में 15 अगस्त 1995 से। और भारत में इंटरनेट की भी शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। 1 सितंबर 2004 से विद्यालय में पका भोजन मिलने लगा। और पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, जबकि संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। कुछ कथन देख लेते हैं। बच्चा जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड का। यानी बच्चा जो कुछ बनना होता है वह शुरुआती 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसका कथन है? वैलेंटाइन का। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। यह कथन है हरलाक का। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आरबी कैटल। बुद्धि क और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम स्टर्न ने। यह ध्यान रखिएगा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? विलियम स्टर्न ने। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? यह भी दिया जीन पियाजे ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडुगल ने। और मूल प्रवृत्तियां हैं कितनी? 14। हार्मिक का सिद्धांत दिया विलियम मैकडुगल ने। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडुगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान क्या कहलाता है? पोम्पोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल। अगर पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है तो ये दिया है सीएल हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी दिया है सीएल हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल। संपोषक का सिद्धांत सीएल हल।
चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, CL हल। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, कोहलर। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, वर्दीमर, कोफ्का। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दीमर, कोफ्का। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है। सामीप्य संबंध का सिद्धांत गुथरी ने दिया है। ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।